नरेंद्र मोदी पर इल्जाम लगाने वालों को आज जवाब मिल गया। नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाने वालों को आज सबक मिल गया। नरेंद्र मोदी पर ताना कसने वालों को आज 78 मिनट का फुल डोज मिला है। नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू राहुल गांधी भी देखते हैं और लगता है राहुल मोदी का एक शब्द भी गौर से सुनते हैं। तभी तो जैसे ही मोदी का इंटरव्यू खत्म हुआ, राहुल का बयान आ गया। नरेंद्र मोदी पर पिछले 5 साल में जितनी भी कहानियां सुनाई गई, जितनी भी बातें उड़ाई गई, मोदी की जितनी भी तस्वीरें वायरल की गई, मोदी के कपड़ों से लेकर उनके भाषणों तक सबको काट छाट के फैलाने वालों को नरेंद्र मोदी ने आज अच्छी तरह सुना दिया। मोदी के जो विरोधी आपको इलेक्टोरल बॉन्ड में घोटाला समझा रहे थे, अफवाह फैला रहे थे कि चुनाव नहीं होंगे, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, डिक्टेटरशिप आ जाएगी, मोदी ने आज ऐसी सारी थ्योरीज एक झटके में समाप्त कर दी। जनता के चुनाव से 4 दिन पहले जनता के मन में जो भी सवाल थे, उन सब का जवाब आपको जानना है तो ध्यान से ये रिपोर्ट देखिए। इसमें मोदी ने जो कहा वो भी है और मोदी ने जो बातें कोडवर्ड में कही वो भी है। मोदी विरोधी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सारे एडमिन को नरेंद्र मोदी ने ऑन कैमरा एक्सपोज कर दिया। मोदी ने राहुल पर क्या कहा, खड़गे, लालू, ममता, तेजस्वी, केजरीवाल, अखिलेश और स्टालिन पर मोदी ने कौन सा खुलासा किया। राहुल ने मोदी को डरा हुआ तानाशाह कहा, लोकतंत्र का हत्यारा कहा। मोदी ने ऑन कैमरा राहुल को क्या जवाब दिया। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए, इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई। खड़गे ने मोदी को धो डाला। कांग्रेस ने अपनी टाइमलाइन पर ऐसा कैप्शन दिया। इसके जवाब में मोदी ने खड़गे पर क्या रिएक्शन दिया, कांग्रेस के एजेंडे को कैसे पंक्चर किया। कांग्रेस सरकार का मॉडल, उनका 5-6 दशक का काम और मेरा सिर्फ 10 साल का काम। लालू ने मोदी को धमकाया, आंख निकाल लेंगे, यह कहकर चेताया। मोदी को एरा गैरा वाला ताना तक मारा। इनका आंख निकाल लेगी, इनका आंख निकाल लेगी, खबरदार खबरदार। 400 की जो बात कर रहे हैं, ये घबराहट में कर रहे हैं बात। संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरो गरो बाबा का बनाया हुआ नहीं है। मोदी ने लालू तेजस्वी को नैतिकता का पाठ कैसे पढ़ाया, क्या बताया। सब लोग पछताएंगे जब बात बस ईमानदारी से सोचेंगे, सब लोग पछताएंगे। ममता ने मोदी को ओपन चैलेंज दिया, 2-2 हाथ करने का इरादा डिक्लेयर कर दिया। यूपी में अखिलेश ने मोदी की बोहनी खराब होने की भविष्यवाणी कर दी। दक्षिण में स्टालिन ने अपनी टाइमलाइन पर इस तरह की तस्वीर शेयर की। राहुल ने फुल कॉन्फिडेंस की इंडी अलायंस वाली स्क्रिप्ट तक लिख दी। मोदी विरोधी गुट ने पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री के खिलाफ एक साथ कई सारे फॉल्स नैरेटिव बनाए हैं। मसलन संविधान खतरे में है, मोदी जेल में डाल रहे हैं, ईडी सीबीआई टॉर्चर कर रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड में मोदी ने घोटाला कर दिया, मोदी ने यह कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 78 मिनट में विपक्ष का सारा नैरेटिव पंक्चर कर दिया। इसी 78 मिनट में है 24 में मोदी को 400 का टिकट। यह कैसे होगा, वो राहुल नहीं, ममता नहीं, उद्धव नहीं, अखिलेश नहीं, खुद मोदी ने बताया है। 24 में इंडी गुट का पैकअप कैसे होगा, कैमरे पर मोदी ने खुद समझाया है। राहुल 19 से भी हाफ होंगे या 24 में पूरा साफ होंगे, मोदी ने ऑन कैमरा दिखाया है। और सबसे बड़ी बात, 2024 में मोदी 400 के पार होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो कैसे होंगे, मोदी ने खुद पूरा कैलकुलेशन करके बताया है। मोदी के 78 मिनट के इंटरव्यू में से 24 के सारे सीक्रेट्स को एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात संविधान की करते हैं, क्योंकि कांग्रेस का 24 वाला गेम प्लान ही यही है,
कि संविधान को खतरे में बताओ, ये फैलाओ कि अगर मोदी आ गए तो न लोकतंत्र बचेगा न संविधान बचेगा। यही स्क्रिप्ट इंडी अलायंस वालों की टाइमलाइन पर भी है। बीजेपी संविधान खत्म कर देगी, यही उनकी जुबान पर भी है। मोदी तानाशाह है, मोदी डिक्टेटर है, मोदी आ गए तो सब खत्म हो जाएगा, सब तबाह हो जाएगा। इंडी गुट से जुड़े हर हैंडल पर इसी तरह की शब्दावली है, मगर इसमें रत्ती भर भी हकीकत नहीं है। हकीकत यह है कि 4 जून के बाद देश का संविधान नहीं, देश का लोकतंत्र नहीं, मोदी विरोधियों का सियासी वजूद खतरे में है। विरोधी इसीलिए इतना मोदी मोदी कर रहे हैं। रही बात प्रधानमंत्री की, तो वो खुद बता रहे हैं कि विरोधियों के एजेंडे की असलियत लोकतंत्र को बचाने की नहीं, संविधान को बचाने की नहीं, 24 में मोदी को हटाने की है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि जो व्यक्ति यूएन में जाकर के पहली बार दुनिया की सबसे पुरातन भाषा तमिल भाषा का गुणगान करता हो, किस आधार पर उस व्यक्ति को आप ऐसे आरोप लगा रहे हो? मेरा तो मत है, और मैं जब कपड़े अलग अलग राज्य के पहनता हूं तो उनको ये परेशानी हो रही है। मुसीबत उनकी है कि वो एक सांचे में देश को डालना चाहते हैं। हम तो विविधता की पूजा करते हैं, हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं। उनकी टर्मिनोलॉजी क्या है और उनके इस कंक्लूजन पर आने का आधार क्या है, ये अपने आप में एक रिसर्च का विषय है। लेकिन मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि जिस देश में 6 लाख पंचायतें चुने हुए लोगों से चलती हो, दुनिया में कोई देश ऐसा है कि जहां 6 लाख पंचायतें और नियमित रूप से चुनाव जहां होते हैं, इतने राज्य, अनेक पार्टियों की सरकारें, हमारे देश में शायद ही कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जो कहीं सत्ता में ना हो। तो ये सब होने के बावजूद अगर ये कहना कि सर्वसत्ताधीश कोई बन रहा है, तो ये तो मुझे लगता है उनको जानकारियों का अभाव है। दूसरा, अगर मोदी सर्वसत्ताधीश के रूप में रहता तो G20 में मेरे अगल बगल में ही कर रहा है। मैंने तो राज्यों के पास, क्योंकि डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है ये हमारा। मोदी जी, एक मैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी इसकी दुनिया में गुंज कर रहा हूं, तो उनको क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि वो अभी भी स्वीकारने को तैयार नहीं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। नरेंद्र मोदी डिक्टेटर नहीं है, मगर मोदी के विरोधी पब्लिक में प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट के तहत ये डिक्टेट करना चाह रहे हैं कि मोदी डिक्टेटर हैं। विरोधियों के डिक्टेट करने का मतलब यह है कि वो चाहते हैं जो हम कहते हैं पब्लिक उसी के हिसाब से चले, मोदी की न सुने। ये डिक्टेशन कैसे दी जाती है, इसका सैंपल प्रियंका गांधी के एक बयान से समझ में आता है। जब मोदी पर तानाशाही का आरोप लगाते लगाते वो पब्लिक को ही, देश के वोटर्स को ही ये कहकर संबोधित कर देती हैं कि आप अंधे हो क्या, आपको दिखाई नहीं देता। सच्चाई यह है कि मुझे उनकी बातें अब हल्की लगने लग गई हैं। जब हमारी सरकार आएगी हम संविधान को बदलेंगे। मंच पर मोदी जी संविधान की बातें करते हैं, लेकिन अपने लोगों से कहते हैं कि तुम जाओ, जनता के बीच जाओ और बोलो कि हम संविधान को बदलेंगे। तो सोचिए ये क्यों हो रहा है। तो संविधान बदलने की बात कैसे उठती है? संविधान बदलने की बात यूं उठ रही है कि आपके अधिकार छीनना चाहते हैं। क्या आप अंधे हो गए हैं कि चलिए करने दीजिए जो कर रहे हैं? क्या आप अंधे हो गए हैं कि चलिए करने दीजिए जो कर रहे हैं? क्या आप अंधे हो गए हैं कि चलिए करने दीजिए जो कर रहे हैं? प्रियंका का पब्लिक के बीच जाकर यह कहना कि आप अंधे हो क्या, राहुल का पब्लिक के बीच जाकर बार बार यह संदेश देना कि 24 में मोदी आए तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब तबाह हो जाएगा, यह इस बात को दर्शाता है कि मोदी विरोधी गुट, खासकर कांग्रेस, ग्राउंड रियलिटी से भी दूर हो चुकी है और मोदी से जीत नहीं पा रही तो वोटर्स को ही कोसने में बिजी है। और यह सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। 24 की लड़ाई अब धीरे धीरे खानदान वर्सेस प्रधान की हो गई है, जिसमें एक तरफ ढेर सारी पारिवारिक पार्टियां हैं तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि राहुल को हां, मोदी को ना। वो हर रोज
एक नया पोस्टर लेकर आ जाते हैं। हर लाइन में राहुल की तारीफें करते हैं, मोदी को ही कोसते हैं। मगर 24 के लिए मोदी इस पिच से हटकर बैटिंग कर रहे हैं। वो अपने 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड बनाम कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर वोट मांग रहे हैं और जो विरोधी मोदी के नाम पर वोटर्स को डरा रहे हैं, उनके लिए ये मैसेज देते हैं। दुर्भाग्य से पहले की राजनीतिक कल्चर ने परिवार को कैसे मजबूत बनाना, परिवार की जड़ों को कोई उखाड़ न दे, उसी में शक्ति लगाते रहे। जबकि मैं देश मजबूत इसी एक लक्ष्य को लेकर के काम कर रहा हूं कि एक कांग्रेस सरकार का मॉडल और एक बीजेपी सरकार का मॉडल, उनका 5-6 दशक का काम, मैं उनके लिए बहुत खुला मैदान छोड़ता हूं। 5-6 दशक का काम और मेरा सिर्फ 10 साल का काम। कंपैरिजन कीजिए, किसी भी क्षेत्र में कंपैरिजन कीजिए, अगर कुछ कमियां होगी तो भी हमारी एफर्ट्स में कमी नहीं रही होगी। जब आप कहते हैं कि ट्रेलर है, आपके स्पीचेस में कहते हैं अभी तो ट्रेलर है, मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, तो एक कस्बा होता है जो थोड़ा नर्वस हो जाता है कि करने क्या वाले हैं मोदी जी। जब मैं कहता हूँ कि मेरे मन में बहुत बड़े बड़े प्लान है और उसके लिए बहुत बड़े बड़े फैसले हैं, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे निर्णय किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को दबाने के लिए भी नहीं है। मेरे निर्णय देश के सर्वांगीण विकास के लिए है। कांग्रेस को अपना मैनिफेस्टो लाए ज्यादा दिन नहीं बीते, उसमें भी मोदी के खिलाफ ही बातें लिखी गई हैं। राहुल जहां जहां जा रहे हैं, हर चुनावी सभा में खटाखट और फटाफट अपने फ्री वाले वादों की झड़ी ही लगा रहे हैं। ऑटो रिक्शा में बैठ बैठकर माहौल बना रहे हैं। राहुल 1 लाख रुपया बांटकर पब्लिक का वोट बटोरना चाहते हैं। प्रियंका ये कहकर वोटर्स को भटका रही हैं कि मोदी तो सारी हदें पार कर रहे हैं, जबकि पब्लिक के दिमाग में क्लियर है, मोदी ना तो कोई हद पार कर रहे हैं, ना ही फ्री में सब कुछ बांट रहे हैं। वो तो सबको अपने दम पर खड़ा होने की ताकत दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लान पर काम कर रहे हैं। विरोधी इसीलिए इतना चिढ़ रहे हैं। आज हमारे यहाँ दुर्भाग्य से शब्दों के प्रति जो कमिटमेंट होना चाहिए, वो एक प्रकार से लग रहा है कि तो चलते का नाम गाड़ी, कुछ भी बोल दो, कहीं पर भी बोल दो, कोई जिम्मेवारी नहीं। अब आप देखा होगा इन दिनों एक नेताजी के पुराने ढेर सारे वीडियो बाजार में घूम रहे हैं और उनके एक विचार से दूसरा विचार कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब लोग एक साथ देखते होगा, अरे ये आदमी इतना हमें मूर्ख बनाता था, हमारी आंख में धूल झोंकता। अभी मैंने एक नेता का भाषण सुना, उन्होंने कहा एक झटके में मैं गरीबी हटा दूंगा। अब जिनको 5-5, 6-6 दशक देश का राज करने को मिला, वो जब आज कहेंगे कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा, तो देश सोचता है ये क्या बोल रहे हैं जी। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वेश्चनेबल होती जा रही है। ऐसे में प्राण जाए और वचन न जाए, ये महान परंपरा से हम निकले हुए लोग हैं। मैं मानता हूं कि नेताओं ने ओनरशिप लेनी चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ये मैं जो बोल रहा हूं मतलब मेरी जिम्मेवारी है, ये कोई करेगा ऐसा करेगा ऐसे नहीं चलता है। और उसमें से मैंने बल दिया है गारंटी का। 24 के चुनाव में मोदी के विरोधी एक बांटने वाला एजेंडा लेकर चल रहे हैं। कभी सनातन के खिलाफ बयान, कभी नॉर्थ वर्सेस साउथ, कभी मोदी को टारगेट करते करते राम मंदिर का अपमान, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार। इसकी शुरुआत तो पिछले साल ही हो गई थी, मगर जनवरी आते आते सारे चेहरे एक एक करके एक्सपोज होते चले गए। राम मंदिर हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन मोदी से नफरत के चक्कर में इंडी अलायंस के नेताओं ने राम मंदिर पर भी कई विवादित बयान दिए। राहुल हिंदुओं के वोट के लिए मंदिर मंदिर, द्वारे द्वारे दर्शन करने तो पहुंचे,
सोमवार को ही राहुल केरल में बने एक बिल्कुल नए लैटिन चर्च भी पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने हैं, मगर राहुल अभी तक राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने नहीं पहुंचे हैं। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कांग्रेस को न्योता गया तो ये वही राहुल थे, ये वही कांग्रेस पार्टी थी जिसने उसे मोदी का पॉलिटिकल इवेंट डिक्लेयर करके दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। यह शुद्ध रूप से वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी ताकि कांग्रेस के मुस्लिम वोटर्स नाराज न हो। इसे लेटेस्ट उदाहरण से ही समझ लीजिए। सोमवार को राहुल ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में जनसंपर्क अभियान चलाया, मगर आप इस फ्रेम को गौर से देखिए, इसमें आपको सिर्फ राहुल के पोस्टर्स दिखेंगे। राहुल के रोड शो में दूर दूर तक कहीं पर भी हरा झंडा नहीं दिखेगा। यानी राहुल को IUML का वोट तो चाहिए लेकिन उसका झंडा नहीं, और वो इसलिए क्योंकि ये एक सीक्रेट फैक्ट है ताकि दूसरे धर्म के वोटर्स को रिझाया जाए और देश के बाकी हिस्सों में हिंदुओं को भी अपने पाले में किया जाए। एक ऐसा हथियार हाथ में है जो हथियार वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए मजबूती का एक दांव। मोदी ने राहुल और कांग्रेस के इसी एजेंडे को एक्सपोज कर दिया है। रामलला का विरोध करने वालों का सच कैमरे पर कह दिया है। जब ये अदालत इसका राजनीतिकरण किसने किया और इसको आज की घटनाओं से मत, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, हमारी पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी, उस समय अदालत में ये मामला निपटाया जा सकता था, समस्या का समाधान हो सकता था। भारत विभाजन हुआ तो विभाजन के समय ये तय कर सकते हैं चलो भाई इतनी इतनी चीजें ऐसा कर लो, वो नहीं किया गया। क्यों कि एक ऐसा हथियार हाथ में है जो हथियार वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए मजबूती का एक दांव है, इसलिए उसको पकड़ के रखा गया और बार बार उसको भड़काया गया। उनके लिए ये राजनीतिक हथियार था, ऐसे लोगों के लिए। और देखिए राम मंदिर का, ऐसे लोग हैं राम मंदिर कर रहे हैं, तुम्हें मार देंगे, ऐसा करके वोट बैंक बनाने का एक तरीका था। अब हुआ क्या, राम मंदिर बन गया तो उनके हाथ से वो मुद्दा ही चला गया। अब वो किसी को डरा नहीं पा रहे हैं, राम मंदिर आ जाएगा, आ गया, कुछ नहीं हुआ, आग नहीं लगी कोई, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिले और आप उसको ठुकरा दें। सचमुच में तो आपको गर्व होना चाहिए कि ये राम मंदिर निर्माण करने वाले जो भी लोग हैं जिन्होंने संघर्ष भी किया है, वे आपके सारे पाप भूल करके, सारे आपके गुनाह भूल करके घर में आकर के आपको इनवाइट कर रहे हैं और नए से व्यवहार शुरू करना चाहते हैं। आप उसको भी उस पुराने मिजाज से ठुकरा दें, तब लगता है कि आपके लिए वोट बैंक एक बहुत बड़ी आपकी मजबूरी है और उस वोट बैंक के चलते इस प्रकार की चीज़ें होती रहती। और ये किसी को नीचा दिखाना, किसी का अपमान करना, ये अपना अधिकार मानते हैं। और मैं कभी कभी कहता हूँ ये तो नामदार है, हम तो कामदार है। अब मैं नॉर्थ ईस्ट जाऊँ, वहाँ के लोग कोई कपड़े पहना दे, मैं पहनता हूँ, उसकी भी मजाक उड़ाना, यानी हर चीज़ की। मैं तमिलनाडु जाऊँ, लुंगी पहनूँ तो उनको लगता है देखो ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं हैरान हूँ जी, इतनी नफरत लोकतंत्र में नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए। इंडी अलायंस की सनातन विरोधी सोच दक्षिण भारत से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैली हुई है। डीएमके के कई नेता तो खुलकर सनातन धर्म को मिटाने की धमकी तक दे चुके हैं। अब ममता बनर्जी भी वोट बैंक के लिए हिंदुओं के पीछे पड़ गई हैं। कूच बिहार में एक चुनावी सभा में ममता ने हिंदुओं की तुलना दंगाइयों से कर दी है। সংখ্যালঘু ভাই বোনদের বলবো, যদি দেখেন স্লোগান দিচ্ছে 17 তারিখ ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন, আমি মনে করি ওটা মানুষের সম্মানের দিন হোক, ঐক্যের দিন হোক। গালাগালি দিলেও মাথা ঠান্ডা করে আল্লাহর নামে প্রে করবেন, ওদের বিদায় চাইবেন। सनातन विरोधी इस सोच पर, इस अप्रोच पर मोदी ने उस वक्त भी कहा था जब पिछले साल चुनाव के नतीजे आए थे। और अब 19 अप्रैल की वोटिंग से ठीक पहले मोदी ने क्लियर मैसेज दे दिया है। सनातन विरोधी डीएमके के साथ साथ कांग्रेस को भी एक्सपोज कर दिया है। डीएमके के प्रति जबरदस्त गुस्सा पैदा हुआ है
मैं कल्पना नहीं कर सकता इतना बड़ा गुस्सा पैदा हुआ है। वो गुस्सा पैदा डाइवर्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ पॉजिटिव वे में। सवाल हमें कांग्रेस को पूछना चाहिए। जो कांग्रेस जिसके साथ किसी जमाने में महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, जो कांग्रेस जहां इंदिरा गांधी जी गले में माला खुलेआम पहन करके घूमती थी, रुद्राक्ष माला जो, हाँ, रुद्राक्ष माला पहन करके घूमती थी इंदिरा जी। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई? क्या तुम्हारी राजनीति अधूरी रह जाएगी क्या? ये कौन सी कांग्रेस की सोच विकृति आ रही है कांग्रेस में, ये चिंता का विषय है। डीएमके का तो जन्म शायद इस नफरत में पैदा हुआ होगा और धीरे धीरे वो नफरत का खेल भी उनका लोग स्वीकार करने नहीं लगे हैं। और आज सनातन को इतनी भयंकर गालियां देने की हिम्मत हो और आप उनके साथ चुनाव की राजनीति करें, उनके साथ मंच साझा करें, मजबूरी कांग्रेस की, ये देश के लिए चिंता का विषय है। एक मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड का भी है, जिसे लेकर पूरे विपक्ष ने खूब हंगामा मचाया। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे छिपकर मोदी को तानाशाह, डिक्टेटर, डरपोक, कायर, लुटेरा, भ्रष्टाचारी, न जाने क्या क्या बताया। मगर जिस इलेक्टोरल बॉन्ड की आड़ लेकर विरोधी 24 में मोदी को पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाना चाहते थे, झूठ फैला फैला कर वोट बटोरना चाहते थे, मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर विपक्ष की सारी मनोहर कहानियों पर एक झटके में विराम लगा दिया। उल्टे ये कहकर उन्हें ही नसीहत दे डाली कि जो मोदी को टारगेट करने के लिए बॉन्ड बॉन्ड चिल्ला रहे थे, उन्होंने खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। मोदी का नहीं, अपना ही नुकसान किया है। चुनावों में काला धन एक बहुत बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है। देश के चुनावों को काले धन से मुक्ति मिले, इसके लिए कुछ करना चाहिए। चर्चा लंबे समय से चल रही है। चुनाव में खर्च तो होता ही होता है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। मेरी पार्टी भी करती है, सब पार्टियां करती है, कैंडिडेट भी करते हैं, और पैसे लोगों से लेने पड़ते हैं, सब पार्टियां लेती हैं। मैं चाहता था कि हम कुछ कोशिश करें कि इस काले धन से हमारे चुनाव को कैसे मुक्ति मिले, ट्रांसपेरेंसी कैसे आए। एक प्रामाणिक पवित्र विचार मेरे मन में था। रास्ते खोज रहे थे, एक छोटा सा रास्ता मिला, वही पूर्ण है वैसा हमने उस समय भी क्लेम नहीं किया था। पार्लियामेंट में डिबेट में सबने उसको सराहा भी था। आज जो लोग उलट पुलट बोल रहे हैं उन्होंने सराहा था, पार्लियामेंट डिबेट देख लीजिए। फिर मैंने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड कि जो पार्टी अपना सीक्रेसी मेंटेन करना चाहती है, होता था क्या, जैसे हम पहले बीजेपी में चेक से पैसा लेंगे तय किया, तो सब व्यापारी लोग हमें आकर के कहें साहब हम चेक से दे ही नहीं सकते। हमने कहा क्यों नहीं दे सकते? बोले हम चेक से देंगे तो हमें लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे तो जो सरकार है वो देखेगी कि ये विपक्ष को इतना पैसा दिया।